मुकेश अग्रवाल जुड़े हैं हमारे साथ, क्रिसिल के प्रेसिडेंट, और साथ ही सुनील जैन भी है हमारे साथ, निर्मल बैंक सिक्योरिटीज़ के। पहले मुकेश, आपसे समझना चाहेंगे यही जो खबर है बैंकिंग लाइसेंस की, इस पर आप कोई फर्स्ट कमेंट देना चाहेंगे? किस तरह से लगता है आपको कि आगे अब बात बनेगी, क्योंकि आरबीआई की ओर से एक बड़ा मुकाम जो एक गाइडलाइन सामने आ चुकी है, तो बहुत कुछ फ्रेमवर्क अब क्लियर है। नहीं, आई थिंक इसमें हमको देखना पड़ेगा, बिकॉज जैसे मिस्टर आनंद सिन्हा ने कल कहा कि नए गाइडलाइन जो है मार्च 31 के पहले आ जाएंगे। नाउ वी हैव टू वेट एंड वॉच कि कौन कौन अप्लाई करेंगे। यस, देयर आर लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस अराउंड कौन कौन अप्लाई करेंगे इसके लिए, तो वी हैव टू वेट एंड वॉच कौन अप्लाई करेगा इसके लिए, कौन किसको लाइसेंस मिलेगा। सो इट विल बी a wait and watch game, but I think once the guidelines are announced, it will be good for the companies which are planning to apply for the banking license. चलिए अब बात करते हैं इंडेक्स की। अगर हम निफ्टी को भी देखें राजीव, कल की जो क्लोजिंग थी 5898, वहां से आज अगर किसी वजह से बाजार ऊपर जाता भी है, हालांकि बड़े जंप की उम्मीद वैसे भी कम है, तो भी बाजार के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि अब नाउ इट विल रन इनटू रेजिस्टेंस, क्योंकि जिस तरह से रेंज में फंसा हुआ है, चाहे वो 5925 हो या फिर 5951, इन लेवल्स पर बाजार अगर कन्विंसिंगली ऊपर नहीं निकल पाता है तो फिर से एक बार कहानी वही होगी कि बाजार 25-30 अंकों के दायरे में रहेगा। एंड अल्टीमेटली जैसे डिम्पी भी बता रहे थे कि कोई खास फर्क एटलीस्ट इंडेक्स देखने को नहीं मिलेगा। चर्निंग जो देखने को मिलेगी वो स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिलेगी। मुकेश, अब एक चीज हुई है कि बाजार जिस तरह से रेंज में है, ऐसे में ये बजट से पहले इस समय काफी लाइट चल रहा है। क्या ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कीपिंग इन माइंड कि बजट के लिए कमेंट्री तो पॉजिटिव है? नहीं, आई थिंक बजट के लिए कमेंट्री पॉजिटिव है, बट आई थिंक टू हमारा कहना है कि टिल बजट्स मार्केट्स इसी तरह विल बी वॉलेटाइल, ऊपर नीचे होते रहेंगे। So one has to look for one has to be much more sector specific, company specific, and one has to start looking at how which are the sectors which will do well next year. Because if you look at Q3 के जो results आए हैं, Q3 has been really bad for a lot of sectors. Almost 1/4 of the sectors have shown negative revenue growth. 2/3 of the sectors have shown decline in EBITDA margins. So I think one has to be very stock specific, sector specific, and look at which are the sectors which are going to do well. I think rather than looking at the budget, because budget तक तो मेरे ख्याल से इस तरह की volatility रहेगी, ऊपर नीचे होता रहेगा बाजार। वैसे मुकेश, बैंकिंग क्षेत्र पर आज इस लिहाज से भी नज़र रखनी होगी कि सरकार ने जो 12,000 करोड़ रुपए के बॉन्डों की नीलामी रद्द की है, तो इसका बैंकिंग सेगमेंट पे खास असर पड़ेगा। आज बॉन्ड बाजार तो बंद है, तो वहाँ कोई ऐसी हलचल नहीं दिखेगी, लेकिन शेयर बाजार में तो उसका असर दिख जाएगा कुछ हद तक। हाँ, बिकॉज गवर्नमेंट हैज डिफर्ड दिस 12,000 करोड़ का बोरोइंग, तो गवर्नमेंट का एस्टिमेट है कि दे विल नॉट रिक्वायर दिस बोरोइंग। सो बॉन्ड मार्केट्स में कल देखेंगे यील्ड्स हैड कम डाउन फ्रॉम 7.83% टू 7.82%, तो यील्ड्स कैन सॉफन स्लाइटली मोर, which will be good, I would say, for the investors who are investing in the bond funds. तो बॉन्ड में yields soften ही रहेंगे, और हमारा भी अनुमान है कि क्रिसिल का अनुमान है कि for next year also we expect the yields to come down by around 50 to 70 basis points. जी, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। मुकेश, सरकार ने फाइनली ऐसा लग रहा है कि अपने विनिवेश को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा सफल फार्मूला तलाश लिया है, तो क्या इसका ये साफ तौर पर नतीजा निकाला जाए कि इस साल जो विनिवेश का कार्यक्रम अपने लक्ष्य तक जहाँ तक पहुँचेगा वो तो ठीक है, लेकिन शायद अगले साल के लिए भी सरकार एक अच्छा विनिवेश लक्ष्य लेकर के सामने चलेगी? मेरे ख्याल से दैट विल बी द मोटिव, बिकॉज अगर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर के सामने फिस्कल consolidation is a big agenda. So I think next year also he will continue to focus on reducing fiscal deficits. So raising funds through disinvestment, cutting down on fuel subsidies, food subsidy, etc. I think will be a big agenda for the government next year also. मुकेश, इस समय मार्केट में आपका क्योंकि बाजार एक दायरे में है और थोड़ी मुश्किल यहाँ पर खासकर मोमेंटम प्लेयर्स को आती है सही स्टॉक्स पकड़ने में या फिर उन्हें राइड करने में, आपकी बाइंग लिस्ट में सबसे ऊपर इस समय कौन से स्टॉक्स हैं? स्टॉक से rather than I would say क्या बोलते हैं sector specific, and our research shows that कि next year consumption driven sectors or interest rate linked sectors like automobile, FMCG, retail, media, these are the sectors which are expected to do well.
So one should pick up the leaders in this segment because they are expected to do well. We expect both revenue growth to be there, and even in sectors like automobiles and others, we expect the margins to improve next year. So I think these are the sectors which we expect to do well. On the other hand, अगर आप देखेंगे जैसे होटल्स है, होटल्स में हमारा estimate है कि next year the profit margins will be under pressure because while the demand will grow at around 8%, but the room supply is expected to increase by around 10%. So that will put some pressure on the occupancy rates, revenue per available room, and we expect the margins in the hotel sector to come down by around 5% next year. So I think one has to be very, very sector specific, which sectors are expected to revive next year, which are expected to do well. So one should focus on those sectors, and in those sectors one should look at the market leaders. चलिए अभी लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। इस बीच अगर हम नज़र डालें जेट एयरवेज पर और एतिहाद के साथ इसके डील टलने की जो खबरें आ रही हैं इस वक्त, मुकेश, एविएशन स्पेस में लगातार अटकलें चल रही हैं, लगातार जो खबरों का सिलसिला है। अचानक किसी दिन उम्मीद जग जाती है कि अब सौदा जल्दी पूरा होने वाला है, अचानक कोई खबर आ जाती है कि अब सौदा टल जाएगा। किंगफिशर के साथ भी इसी तरह का उतार चढ़ाव चलता रहा। इस वक्त एविएशन स्पेस पर आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कहाँ ज़्यादा ध्यान देना चाहेंगे आप? नहीं, बेसिकली ये तो स्पेकुलेशन चलता ही रहेगा कि डील होगी नहीं होगी, किस प्राइस पे होगा। जैसे कि सैटरडे संडे को न्यूज़ आई थी कि दे आर रीविजिटिंग द डील, उसके कारण कल जेट का स्टॉक शेयर प्राइस हैड कम डाउन। बट हमारे में देखेंगे वन ऑफ द स्ट्रेस सेक्टर्स विच वी फील विल बी अंडर स्ट्रेस नेक्स्ट ईयर is airlines, where we expect the stress will continue the next year also. So that is one sector one needs to be careful on and watch out, because sector में stress रहेगा, margins will continue to be under pressure. So one has to, because if you look at this year also the seat occupancies and all have been coming down, so growth rates भी कम हुए हैं, so sector is expected to be under pressure next year also. So one will have to wait and watch. इस समय अगर भारतीय पे नज़र डालें, आज थोड़ा सा दबाव में है ये, और इसका जो भाव है 300 से कुछ ऊपर, यहाँ 312 के आसपास। दरअसल हाल का जो एक ट्रेडिंग रेंज है उसके बिल्कुल निचले छोर के आसपास है। मुकेश, टेलीकॉम स्पेस में जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि अब रिलायंस को नई सहूलियत मिलेगी, अपने 4G लाइसेंस के साथ ही वो अपनी वॉइस सर्विसेज दे पाएंगे, उन्हें यूनिफाइड लाइसेंस मिल जाएगा। वहाँ पर ज़रूर शिकायत आएगी जीएसएम कंपनियों की तरफ से या जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से कि भाई आप फिर से वही पुरानी इन्फोकॉम वाली कहानी दोहरा रहे हैं, और जिस तरह से पहले उन्हें काफ़ी सस्ते में एंट्री दे दी गई थी वही कहानी एक बार फिर से आएगी। लेकिन एक नए सिरे से कंपटीशन जो अभी थोड़ा सा हल्का हुआ था, तमाम 2G लाइसेंस रद्द होने के बाद, 122 लाइसेंस रद्द हुए उसके बाद, वो जो एक दबाव से बाहर निकला था ये क्षेत्र, वो कंपटीशन का दबाव फिर से लौटेगा इन पर? I think we'll have to wait and watch कि Reliance जब आएगा, because yes, as per yesterday's news, Reliance will be allowed to get into voice also. So Reliance जब आएगा उसकी क्या स्ट्रैटेजी होती है, क्या प्राइसिंग करेगा, कैसे करेंगे, तो that we'll have to wait and watch. But otherwise we are slightly positive on the sector in the sense कि even though ARPUs are expected to remain the same next year, we expect the margins to improve next year for the telecom sector. That is mainly due to the improvement in operating efficiencies. But उसमें अभी देखना पड़ेगा कि Reliance जब once they start their data services as well as voice, तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है। बिकॉज अगर आप देखेंगे पिछले 5-6 महीनों से tariffs have been, people have been increasing the rates gradually and slowly. So वो rate increase in rates will be maintained, not maintained. Reliance की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उसको अभी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। इस समय कहना थोड़ा मुश्किल है कि क्या इम्पैक्ट आएगा इन प्लेयर्स के ऊपर। डेफिनेटली प्रेशर आएगा, बट कितना आएगा, क्या आएगा, we'll have to wait and watch. बस ज़रूर है। मुकेश, चलते चलते आपसे आखिरी सवाल। इस समय क्योंकि काफ़ी हद तक हमने देखा है चर्निंग चल रही है और एक इंडेक्स मैनेजमेंट की भी भनक आती है अगर आप कुछ दिनों से बाजार का ट्रेड देखें, तो ऐसे में कितना आप इस समय डिप्लॉयड हैं मार्केट में और कितना कैश आपने रखा हुआ है हाथ पे? नहीं, एक्चुअली आई डोंट इन्वेस्ट इन, बेसिकली बिकॉज फॉर कंपनी पॉलिसी आई डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स. But I think given the budget scenario, a lot of expectations are there people have from the budget, so markets will continue to be up and down, volatile in the pre-budget session. So people have to be careful, because and we as a research house, we would look at what announcements are made by the FM in the budgets. Basically we will look at directions on fiscal consolidation, what steps he will take on reviving investments in the economy,
and also how will he strike a balance between fiscal consolidation and increasing spending before the elections. I think these are the things we will watch out in the budget, and then therefore the clarity will emerge after the budget itself. So till budgets, markets ऊपर नीचे होते रहेंगे, volatile रहेंगे. One will have to wait and watch. जी शुक्रिया मुकेश आज की इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और बाजार फिलहाल ज़्यादा हिलने के लिए तैयार